सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने यह जाना कि महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए, कहाँ पले बढ़े, कैसे श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के नाटकों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सत्य की तरफ उनका झुकाव शुरू हुआ। ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आदर्श था। मोहन के बड़े भाई और एक रिश्तेदार की शादी थी। खर्चा बचाने के लिए मोहन का ब्याह भी कर दिया गया और उस समय वो 13 साल के थे। बाजा गाजा, नए कपड़े, बढ़िया खाना और उत्सव में तीनों बालक खोए हुए थे। शादी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उन्हें खबर तक नहीं थी। बड़े होने के बाद मोहनदास बाल विवाह के घोर विरोधी हो गए थे। कस्तूरबाई, उनकी पत्नी, उम्र में मोहन से कुछ महीने बड़ी ही थी। शुरू में दोनों एक दूसरे से लजाते थे। फिर मोहन को लगा कि उन्हें खेलने के लिए एक नई दोस्त मिल गई। किसी किताब में मोहन ने एक पत्नी व्रत के बारे में पढ़ा। उन्हें बात जम गई। पति को तो अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना ही चाहिए, लेकिन इस व्रत का उन पर एक बुरा असर भी पड़ा। वो खुद को कस्तूरबाई से बेहतर समझने लगे। हमेशा ही उन्हें अपनी निगरानी में रखना चाहते थे। कस्तूरबाई कहीं भी जाए, मोहन चाहते थे कि वो उनसे अनुमति लेकर के ही जाए। कस्तूरबाई ऐसी कैद सहन करने वाली नहीं थी। उन्हें जहां भी जाना होता वो बिना पूछे निकल जाती और इस वजह से दोनों के बीच कभी कभी झगड़े होते थे, बातचीत भी बंद हो जाती थी। नोक झोंक कितनी भी होती हो, पति पत्नी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। कस्तूरबाई एकदम अनपढ़ थी। मोहन उन्हें अपनी किताबों से पढ़कर सुनाते थे। उन दिनों लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। मोहन की कुछ कोशिशों के बावजूद कस्तूरबाई जीवन भर ठीक से पढ़ना लिखना सीख नहीं सकी। शादी की वजह से मोहन की 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई थी, लेकिन एक अध्यापक ने उन पर भरोसा किया और उन्हें एक कक्षा आगे डलवा दिया। उनका कहना था, मेहनत करो, 2 दर्जे की परीक्षा 1 साल में पास कर लोगे। 2 साल की परीक्षाएं एक साथ देना। इसी समय पढ़ाई का माध्यम गुजराती से अंग्रेजी हो गया। रेखा गणित तो मोहन के लिए बहुत कठिन थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था। उनका मन करता कि एक कक्षा नीचे चले जाएं, लेकिन अगर फेल हुए तो गुरुजी का विश्वास टूट जाएगा, शर्मिंदगी तो होगी ही। डर के मारे उन्होंने खूब मेहनत करी और फिर रेखा गणित समझ में आने लगा, आसान लगने लगा। वे सहज तर्कशास्त्र ही तो था। संस्कृत के अध्यापक बहुत सख्त थे। मोहन को संस्कृत में इतना कुछ रटना, उसे याद रखना मुश्किल लगता था। वो संस्कृत छोड़ने की कोशिश करने लगे। शिक्षक को यह बुरा लगा कि छात्र हार मान रहा है। उन्होंने मोहन की हिम्मत बढ़ाई और उनके प्यार ने मोहन का मन बदल दिया। लगातार अभ्यास करने से उनकी संस्कृत ठीक हो गई। बड़े होने के बाद बापू संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर जी का बहुत उपकार मानते थे। उन्हीं की वजह से वे संस्कृत शास्त्रों का आनंद ले पाए। बापू कहते थे कि उच्च शिक्षा में मातृभाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी और अरबी जैसी पुरानी जुबानें सीखने वालों को बहुत से फायदे होते हैं। उनके लिए दूसरी भाषाएं सीखना सुलभ हो जाता है। कभी कभी जब विद्यालय मोहन को कोई पुरस्कार या वजीफा देता तो उन्हें अचरज होता। वो बहुत होशियार चाहे नहीं हो, लेकिन मेहनती और ईमानदार तो थी। सभी अध्यापक उनके लिए स्नेह रखते थे। पढ़ाई का डर उनके मन से अब चला गया था। पढ़ाई की ही नहीं, उन्हें अपने व्यवहार की भी चिंता रहती थी।
छोटी सी चूक से उनकी आंख भर आती। कोई शिक्षक अगर डांट देता तो पूछो ही मत। मोहन को सजा मिलने से ज्यादा इस बात का पछतावा होता कि उन्होंने सजा लायक काम किया ही क्यों। उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक दोराब जी हर काम कायदे से करते थे। अनुशासन और खेलकूद पर उनका जोर था। वे सभी लड़कों के प्रिय भी थे। पढ़ाई के बाद व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल जब तक अनिवार्य नहीं हुए तब तक मोहन उनमें भाग नहीं लेते थे। शर्मीले थे तो उन्हें संकोच भी होता था। वो खेल कूद का शिक्षा में कोई स्थान नहीं मानते थे। मोहन एक बार शनिवार को खेल के मैदान में देर से पहुंचे। उनकी हाजिरी नहीं लगी। बाद में दोराब जी ने उनसे कारण पूछा तो जवाब मिला वो उन्हें ठीक नहीं लगा। गुस्से में उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और गैर हाजिरी की वजह से उन्हें एक आने का जुर्माना भरना पड़ा। बाद में जुर्माना रद्द हो गया। उन दिनों मोहन के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सेवा की जरूरत थी। उन्होंने विद्यालय पत्र लिखकर मोहन को खेलकूद से छूट दिलवा दी। व्यायाम ना करने का उनकी सेहत पे कोई असर तो नहीं पड़ा। खुली हवा में दूर तक टहलने के बारे में मोहन ने कहीं पढ़ा था और ये आदत उनकी जीवन भर रही। लंबी दूरी तक पैदल सैर करने से उनका शरीर मजबूत बना रहा। लेकिन बाद में बापू ने लिखा कि व्यायाम के बारे में वे अपने लड़कपन में एकदम गलत थे। उन्हें बड़ा होने पर ही समझ में आया कि शिक्षा के लिए शरीर की कसरत भी उतनी ही जरूरी है जितना कि मानसिक अभ्यास। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि बचपन में बापू के दोस्त किस तरह के थे और उनका क्या प्रभाव पड़ा। ज़ीशान और सिकंदर बहुत ही होनहार बच्चे हैं। दोनों के घर एक ही गली में हैं। दोनों ने इस बार स्कूल में होने वाली खेलकूद की कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मन बनाया है। इसके लिए वे रहीम चाचा से प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। रहीम चाचा अपने समय के नामी धावक रहे हैं। जब वे चाचा के पास अपनी बात लेकर गए तो उन्होंने दोनों बच्चों को पहले अपने शरीर की पेशियों और अस्थियों का अध्ययन करने के लिए कहा। उसके बाद ही वे उन्हें प्रशिक्षण देंगे। पढ़ाई करके दोनों रहीम चाचा के पास पहुँचे। चाचा, हम दोनों ने अच्छे से अस्थियों और पेशियों का अध्ययन कर लिया। अब तो आप हमें प्रशिक्षण देंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ा है। मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्न करता हूँ, तुम जवाब देना। ठीक है चाचा, आप पूछिए। एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारा शरीर सीधा कैसे खड़ा रह पाता है? चाचा जी, हमारा शरीर अस्थियों के मजबूत ढांचे और पेशियों की सहायता से सीधा खड़ा रह पाता है। सही। अच्छा, अब ये बताओ हमारे शरीर के अंग किस प्रकार गति करते हैं? चाचा जी, हमारा शरीर और उसके अंग गति करने के लिए पेशियों का प्रयोग करते हैं। हमारी बहुत सी पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ये पेशियां सिकुड़कर अस्थियों को गतिमान बनाती हैं। थोड़ा विस्तार से समझाओ। चाचा जी, ये भाग समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारी पेशियां केवल सिकुड़कर अस्थियों को खींच सकती हैं, लेकिन धक्का नहीं दे सकती। इसलिए एक अस्थि को गति में लाने के लिए कम से कम 2 पेशियों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं अपनी मुट्ठी बंद करके इससे अपनी छाती स्पर्श करूं, तो मेरी भुजा की अगली पेशी फूल जाती है क्योंकि ये सिकुड़ गई है। और अगर मैं अपना हाथ नीचे ले जाऊं, तो अगली पेशी शिथिल हो जाएगी और पिछले भाग की पेशी सिकुड़ जाएगी। शाबाश। हाथ की अगली पेशी को बाइसेप और पिछली को ट्राइसेप कहते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि क्या हम अपने हाथ, पैर और अन्य अंगों को जोड़ों के अलावा किसी भी स्थान से मोड़ या घुमा सकते हैं? नहीं। तो फिर हम अपने अंगों को जोड़ों की जगह पर कैसे मोड़ पाते हैं? चाचा जी, हम अपने हाथ, पैरों और अन्य अंगों को वहां से मोड़ और गति में ला सकते हैं।
जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियां जुड़ी होती हैं, ऐसे जोड़ों को संधियां कहते हैं। देखिए, जैसे हमारी हथेलियां शरीर के सबसे लचीले हिस्सों में से हैं, हम उंगलियों को फैला के पंजा बना सकते हैं, मुट्ठी बना सकते हैं और इन्हें तरह तरह से हिलाकर इनके इस्तेमाल से लिख भी पाते हैं। ऐसा हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हथेली में बहुत सारी अस्थियां और संधियां होती हैं। हमारे शरीर का आधारभूत ढांचा अस्थियों का बना होता है। ये अस्थियां कठोर एवं मजबूत होती हैं। ये लचीली नहीं होती, इसलिए हम इन्हें मोड़ नहीं सकते। मैं आपको इस छड़ी की मदद से समझाता हूँ। अगर मैं छड़ी को अपने कंधे से हाथ तक बांध लूं, तो मैं हाथ बिल्कुल नहीं मोड़ पाऊंगा। बहुत अच्छे बच्चों, अच्छा ये बताओ, संधियां कितने प्रकार की होती हैं? चाचा जी, हमारे शरीर में कई प्रकार की संधियां होती है, जैसे कि कंदुक खलिका संधि, जिससे हमारे कंधों से हाथ और कूल्हों से जांघों की अस्थियां जुड़ी होती हैं। धुराग्र संधि से हमारा सर, मेरुदंड या स्पाइनल कॉर्ड की अस्थियों से जुड़ा होता है। इसके अलावा हिंज संधि और अचल संधियां भी होती हैं। अब ये समझाओ कि कौन सी संधि से किस प्रकार का चलन किया जा सकता है? चाचा जी, धुराग्र संधि या पीवट जॉइंट से हम गर्दन को ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं। और हिंज संधि या हिंज जॉइंट ठीक वैसे ही काम करती है जैसे दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। हमारी कूनियों, घुटनों, उंगलियों आदि में ये संधि पाई जाती है। इन संधि वाले स्थानों का केवल एक दिशा में हिलना डुलना हो पाता है। कंदुक खलिका संधियों के स्थान पर हम आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे गति में आ पाते हैं। हमारे हाथ और कंधों के बीच में पाए जाने वाली यह संधि हाथों को एक हद तक चारों दिशाओं में घुमाने देती है। देखिए, हम अपने पैरों को भी आगे पीछे एवं दाएं बाएं घुमा सकते हैं, किंतु यहाँ कंधे जितना लचीलापन नहीं होता। लेकिन चाचा जी, हर संधि गति के लिए नहीं होती। कुछ संधियां मजबूती के लिए होती हैं। हमारा पसली पिंजर और हमारा ऊपरी जबड़ा ऐसे ही संधियों से बना होता है। वैसे चाचा जी, अगर हम देखें तो अस्थियों और संधियों से हमारे शरीर का सबसे लचीला ढांचा बनता है, वो है मेरुदंड। देखिए किस प्रकार हम झुककर अपने हाथों से जमीन स्पर्श कर पाते हैं। लगातार अभ्यास करें तो हम पीछे मुड़कर भी जमीन को छू सकते हैं और कुछ हद तक दाएं और बाएं भी मुड़ सकते हैं। शाबाश बच्चों, तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई की है। अब बस एक आखिरी सवाल, ये बताओ, हमारे कानों की अस्थि लचीली कैसे होती हैं? चाचा जी, हमारे कानों की अस्थि काफी लचीली होती है, लेकिन और अस्थियों जितनी मजबूत नहीं होती। ऐसे ही अस्थि हमारे नाक के अगले हिस्से और संधियों में भी पाई जाती हैं। बच्चों, हमारे कानों और नाक के अगले सिरे को अस्थि नहीं, उपास्थि कहते हैं। ये उपास्थियां हमारी अधिकतर संधियों में भी मौजूद होती हैं। खैर बच्चों, मैं तुम दोनों से काफी खुश हूँ। तुम इस परीक्षा में 100% अंकों से पास हुए हो। कल से हम तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू कर देंगे। शुक्रिया चाचा जी, हम कल प्रशिक्षण लेने ठीक समय पर आ जाएंगे। ज़ीशान और सिकंदर कल रहीम चाचा की परीक्षा में सफल रहे। इस परीक्षा में रहीम चाचा ने उनसे अस्थियों, पेशियों और शरीर के विभिन्न अंगों के चलन से संबंधित प्रश्न पूछे थे। आज विद्यालय में ज़ीशान के मन में एक ख्याल आया। मनुष्यों के अलावा बहुत से जीव भी तो चलते फिरते हैं। उनमें से कई जीवों का गति में आना मनुष्य से अलग होता है। शायद इसलिए क्योंकि उनके अंगों की संरचना मनुष्यों से अलग होती है। ज़ीशान अपने विचार सिकंदर को बताता है ताकि इस बात पर अच्छे से चर्चा करी जाए। सिकंदर ने कहा, क्यों न रविवार को चिड़ियाघर की सैर करी जाए। दोनों ने इस बारे में विद्यालय के पुस्तकालय में भी अध्ययन किया।
आखिर रविवार के दिन दोनों चिड़ियाघर पहुंच गए, जहां भिन्न प्रकार के जानवरों को देखने का मौका मिला। सबसे पहले वे सांपों के बाड़े के पास पहुंचे। वो देखो सिकंदर, वो अजगर कैसे धीरे धीरे आगे की ओर सरक रहा है। हाँ, जैसे कि मैंने पढ़ा था, यह अंग्रेजी के सा या एस अक्षर की तरह अपने शरीर से वलय बनाता है और पिछले वाले वलय से आगे के शरीर को धक्का देता है। वास्तव में यह केवल उस स्थान पर धक्का देता है जहां उसका शरीर मुड़ता है। मजे की बात यह है कि एक तरफ के धक्का देने से यह सांप बाईं तरफ आगे मुड़ता है और फिर इसे दूसरी तरफ से भी वैसे ही धक्का लगाना पड़ता है, तब यह दाईं ओर मुड़ पाता है। ऐसे करते हुए वह आगे की तरफ बढ़ता है। अच्छा, इसलिए सांप चलते हुए अंग्रेजी के एस जैसे निशान बना देता है। काफी रोचक बात है। अरे वहाँ एक शुतुरमुर्ग दिखाई दे रहा है, चलो उसे देखने चलते हैं। वाह, ये कितना बड़ा पक्षी है। मैंने आज तक शुतुरमुर्ग सिर्फ किताबों में ही देखा था। पता है, ये उड़ नहीं सकता। हाँ, और जानते हो, एक शुतुरमुर्ग इतनी जोर से लात मार सकता है कि अगर सर पे लग जाए तो जान ही चली जाए। यहाँ शुतुरमुर्ग के बारे में यह भी लिखा है कि यह 2 पैरों पर दौड़ने वाला दुनिया का सबसे तेज प्राणी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी तेज दौड़ सकता है। क्या? ये सच में शानदार जीव है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जीशान, बत्तखें, ये जल, स्थल, आसमान और इधर से उधर कहीं भी जा सकती हैं, यानी गति में आ सकती हैं। ये चलती भी हैं, तैरती भी हैं, उड़ती भी हैं और मजेदार गोते भी लगा लेती हैं। ये तो पक्षियों की सुपरमैन है। ये देखो, यहाँ लिखा है बतख के पंजों में झिल्लियाँ होती हैं जो इनके तैरने में सहायता करती हैं। लेकिन इन झिल्लियों की वजह से ये जमीन पर ज्यादा तेजी से चल नहीं पाती। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। वैसे सिकंदर, मेरे घर पर भी कोई है जो चल सकता है, तैर सकता है और उड़ सकता है। कौन? तिलचट्टा। तिलचट्टा ये तीनों काम कर सकता है। तिलचट्टे के 6 पैर होते हैं। उसकी पेशियां उसे तेजी से चलने में मदद करती हैं। ये पेशियां इतनी ताकतवर होती हैं कि तिलचट्टा आसानी से दीवारों पर चढ़ जाता है। उसके पंख भी होते हैं जो कि उसे कुछ समय तक उड़ान भरने में सक्षम बनाते हैं। छी, तिलचट्टा कितना अजीब और डरावना होता है। चलो कोई और शानदार जानवर देखते हैं। क्यों ना मछली घर चलें? जीशान, मछलियों की संरचना हमसे बहुत अलग होती है। इनकी पसली पंजर ही मुख्यतः शरीर का आधारभूत ढांचा होता है और हाथ पैरों की बजाय इनके हल्के हल्के पंख होते हैं। हाँ, इनके शरीर की ऐसी संरचना की वजह से पानी आसानी से इनके आसपास से होकर बह जाता है। इनके चपटे पंख और पूंछ दिशा बदलने और तैरने में सहायता करते हैं। क्या तुमने पनडुब्बियों की तस्वीरें नहीं देखी? उनकी आकृति भी तो ऐसी ही होती है, बीच से मोटी और आगे और पीछे से संकरी। सही कहा। वैसे यहाँ मछलियों के अलावा भी कई अद्भुत जीव हैं। ये देखो, समुद्री घोड़ा, जो कि शायद दुनिया का सबसे धीमा तैरने वाला जीव है। और यहाँ है कछुए, जेलीफिश और ऑक्टोपस। मुझे समुद्री जीवों में सबसे अद्भुत लगता है ऑक्टोपस। जानते हो, उसके हाथ या पैर नहीं बल्कि 8 टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स कहा जाता है इसकी 8 भुजाओं को। ये हमारी जीभ की तरह लचीले होते हैं। ऑक्टोपस के टेंटिकल्स उसे चलने में सहायता करते हैं। उसकी और भी कई खूबियाँ होती हैं, जैसे कि अरे बस, शाम हो गई, जल्दी घर चलो नहीं तो डांट पड़ेगी। मैंने गति के बारे में खूब सीख लिया। अब मैदान में घोड़े की तरह दौड़ूंगा। हाँ, समुद्री घोड़े की तरह।
Telekovic ka na rin. Diyan na. द्रव्य परिवर्तन। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क. समझना है कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या है। ख. समझना है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में रासायनिक परिवर्तन और उससे संबंधित कई उदाहरण देखे थे। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। इस वीडियो में क्रिस्टलीकरण और लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए हम फिर रमा और बाबू के पास चलते हैं और इन दो प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं। बाबू, आज हमने पाठशाला में बहुत काम किया। हमारे कक्षा के कुछ छात्र विज्ञान प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। हमें एक प्रयोग दिखाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा प्रयोग दिखाऊं? प्रयोग? हाँ, प्रयोग से कुछ याद आया। दीदी, पता है आज हमारे विज्ञान की कक्षा में मास्टर जी ने क्रिस्टलीकरण के बारे में बताया था और उन्होंने हमें एक प्रयोग भी दिखाया था। मैंने भी तुम्हें दो तरह के परिवर्तनों के बारे में बताया था। हाँ दीदी, मुझे पता है कि क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। आज मास्टर जी ने समझाया था। बाबू, कौन सा प्रयोग किया था मास्टर जी ने? आज मास्टर जी ने नमक को उबलते पानी में अच्छी तरह से मिलाकर उसे एक बर्तन में ठंडा किया और फिर उन्होंने एक लकड़ी से धागा बांधकर उसे बर्तन में रखा और फिर उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में उस धागे पर नमक के बड़े क्रिस्टल जम जाएंगे। क्या तुम्हें पता है क्रिस्टलीकरण क्यों उपयोगी है और यह भौतिक परिवर्तन क्यों है? दीदी, मास्टर जी ने समझाया कि प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनाने की क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक रसायन तरल से ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। इस तकनीक से निकली ठोस वस्तु की क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और हाँ, ये भौतिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि पदार्थ आसानी से अपने मूल रूप में आ सकता है। सही कहा। क्रिस्टलीकरण का एक उदाहरण नमक का शुद्धिकरण है।
क्रिस्टलीकरण से समुद्र जल में जो अशुद्ध नमक के क्रिस्टल होते हैं, उनका शुद्धिकरण किया जाता है। ओ, अगर जंग लगने से लोहा खराब होता है तो फिर काफी दिक्कत है ना दीदी। हमारे दरवाजे, खिलौने, औजार, उपकरण, खेतों में इस्तेमाल होने वाली मशीन, ये सभी लोहे के ही तो हैं। खिलौने ही क्यों, बड़े वाहन जैसे कार, बस, ट्रक, सेतु इत्यादि, ये सब भी लोहे के ही बने होते हैं। इसका मतलब है कि जंग से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पता है बाबू, जंग लगना काफी हद तक रोका जा सकता है। ये कैसे हो सकता है दीदी? हम उन परिस्थितियों को रोक सकते हैं जिससे परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हम लोहे पर एक परत लगा सकते हैं जिससे लोहा हवा के सीधे संपर्क में न आए। हम लोहे की चीजों को रंग कर सकते हैं। तो पिताजी से कहकर इस लोहे के गेट को रंग लगवाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए तो कार, बस जैसे वाहन को पेंट करते हैं। और हमारे घर के पाइप भी लोहे के हैं। घर में लोहे के पाइप और नलों पर भी एक परत चढ़ती है। पता है, मेरे ऊपर जिंक की परत चढ़ती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसकी वजह से मैं जंग लगने से बच जाता हूँ। बाबू, हमारे स्टील के बर्तन भी लोहे से बने होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कभी स्टील के बर्तन में जंग नहीं देखा। स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्रण है। इस वजह से इसे जंग नहीं लगता है। ओह, तो इसका मतलब है कि लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। जंग के गठन को रोकने के लिए और भी उपाय हैं।
ये बहुत सरल है। हमें हमारे उपकरणों को सूखा रखना चाहिए, उन्हें पानी से दूर रखना चाहिए और लोहे की वस्तुओं को पेंट करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी चीजों को जंग से बचा के रख सकते हैं। सवारी के बाद हमें अपनी बाइक, स्कूटर या साइकिल पर जमे हुए पानी को भी सुखाने से यह वाहन जल्दी खराब नहीं होंगे। दीदी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। चलो घर के अंदर चलते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने जंग लगने और क्रिस्टलीकरण के बारे में सीखा है। फिर मिलेंगे। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। हेलो दोस्तों, आज आप कैसे हो? भैया स्कूल विज्ञान प्रदर्शनी यानी साइंस फेयर में भाग ले रहे हैं। मम्मी और मैं उनके स्टॉल और उनके प्रोजेक्ट को देखने आए हैं। तुम साथ आओगे? हेलो भैया। हेलो सानिया। वाह, आपका प्रोजेक्ट इतना खूबसूरत है भैया। यह मानव मस्तिष्क है ना? हाँ, ये मानव मस्तिष्क का एक मॉडल है। मैंने इसके हिस्से भी दिखाए हैं। हाँ, और यह क्या है? मस्तिष्क कोशिका, न्यूरॉन्स। ओह, यहाँ मैं उन तंत्रिका यानी कि कोशिकाओं को दिखा रहा हूँ, जिससे मस्तिष्क यानी कि दिमाग बना है। उन्हें अंग्रेजी में न्यूरॉन कहा जाता है और हिंदी में तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं
ओह, ये तो वही चीज है ना जिससे सभी जीव जंतु बने होते हैं? हाँ बिल्कुल, पर ध्यान है ना कि कोशिकाएं और परमाणु अलग होते हैं। जानती हो उनमें क्या फर्क होता है? नहीं। हमारी ब्रह्मांड में सब पदार्थ परमाणु से बने होते हैं, सजीव और अजीव दोनों। यहाँ तक कि कोशिकाएं भी परमाणु की बनी होती हैं। ओह, मतलब कोशिकाएं परमाणु से तो काफी बड़ी होती होंगी मम्मी। क्या हम देख सकते हैं कि यह कैसी दिखती हैं? हाँ, लेकिन आपको इसके लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। मम्मी, हमारे यहाँ एक सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप है, जिसमें एक स्लाइड है जिसमें प्याज की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। मुझे देखने दो। वाह, ये एक ईंट की दीवार की तरह दिखता है। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात? क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब ऐसे छोटे छोटे घटकों से बने हैं और ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं? इसके बारे में किसने सबसे पहले खोज की होगी और कैसे? क्या आप अपनी पुस्तक के पेज को पलट के बता सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। रॉबर्ट हुक ने ही 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। कबीर के स्टॉल पर लगे पोस्टर में से एक पर सानिया ने जूते जैसी संरचना देखी, जिस पर लिखा था पैरामीशियम। देखो भैया, यह जीव जूते जैसा दिख रहा है। हाँ, ये पैरामीशियम है, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव? हाँ, वो जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। सिर्फ एक कोशिका? आपका मतलब है उनका कोई अंग नहीं है, फिर वे कैसे जीवित रहते हैं? ये जीव अपने एक कोशिकीय वाले शरीर के माध्यम से भोजन ग्रहण करने और पचाने, मल त्याग करने जैसे सभी कार्य करते हैं। ओह, ये बहुत कुशल होते हैं। दोस्तों, अब आप जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीव क्या होंगे? क्या आप किसी भी सामान्य उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं? बहुकोशिकीय जीव जैसे घोड़ा, बकरा, गाय आदि जानवर, जो कि अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं। आप भी कुछ बहुकोशिकीय जीव बताएं। मम्मी, अगर हमारे शरीर और अंग कोशिकाओं को जोड़कर बने हैं, तो हमारे अंग और शरीर अलग अलग कैसे दिखते और काम करते हैं? मेरा मतलब है, उनमें से प्रत्येक का आधार घटक समान है, एक कोशिका, है ना? बेटा, ये सच है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। वे एक जैसी नहीं दिखती और ना एक जैसे कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए, रक्त कोशिका का आकार और माप मस्तिष्क कोशिका के आकार और माप से भिन्न होगा। ओह, दोस्तों, अब आप जानते हैं कि सभी जीव अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या आप अपनी किताब में यह जानने की कोशिश कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? मम्मी, मैं सोच रही थी
क्या हाथी और जिराफ जैसे बड़े जीवों में बड़े आकार की कोशिकाएं होंगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिकाएं चूहे की कोशिकाओं से बहुत अधिक बड़ी हो। इसका कारण एक दूसरे को बताएं। मम्मी, हमारे शरीर के भीतर बहुत विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। क्या यही कोशिकाएं पौधे में भी होती हैं? पौधों की कोशिकाएं भिन्न होती हैं। सभी पौधों की कोशिकाएं एक ही आकार और प्रकार की होती हैं। पौधों की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पौधों की कोशिकाओं में कुछ अतिरिक्त संरचनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, जो पौधे में कंकाल की तरह काम करते हैं। हाँ सानिया, इस पोस्टर को देखो। ये पौधों की कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं के अंतर को दिखा रहा है। क्या आप ये अंतर समझ पा रहे हैं? दोस्तों, क्या आप मुझे यहाँ दिखाए गए पौधे और जानवरों की कोशिकाओं की तुलना करने में मदद कर सकते हैं? इस तालिका में अंतरों की सूची है। क्या आपको यह सही लग रहा है? दोस्तों, आपने अभी उन घटकों की सूची बनाई है जो पौधे और जंतु की कोशिकाओं में मौजूद हैं। क्या आप अपनी किताब के 93 से 96 पेज का उल्लेख कर सकते हैं और कोशिका के कार्य की सूची बना सकते हैं? 1 झिल्ली, 2 कोशिका भित्ति, 3 द्वितीय, 4 केंद्रक। हमने सीखा, कोशिकाएं जीवन का बुनियादी निर्माण खंड हैं। कोशिकाएं नग्न आंखों द्वारा नहीं देखी जा सकती। एक कोशिकीय वाले शरीर के माध्यम से भोजन ग्रहण करने और पचाने, मल त्याग करने जैसे सभी कार्य करते हैं। कोशिकाएं अलग अलग आकार, माप और प्रकार की होती हैं। कोशिकाओं के सामान्य घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, द्वितीय, केंद्रक। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम काले हिरण यानी ब्लैक बक के एनक्लोजर के पास चलेंगे
और जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। काला हिरण भारतीय मृग के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में ब्लैक बक कहा जाता है, जबकि इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकार्पा है। ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं और घास खाना इन्हें बेहद पसंद है। इसीलिए ये ज्यादातर घास वाले मैदानों और हल्के घने जंगलों में पाए जाते हैं, जहां आसपास बड़ी नदी और तालाब हों। इनके सिर पर घुमावदार लेकिन बिना शाखाओं वाला सींग होता है, जो वी आकार जैसे लगते हैं। ये सींग ही इनकी पहचान है। इसका चेहरा काले रंग का होता है और आंखों की धारियां सफेद रंग में होती हैं। एक स्वस्थ काले हिरण का औसत जीवन काल लगभग 10 से 15 सालों तक होता है और जंगलों में ये घास और अन्य छोटे पौधों को खाकर जीवित रहते हैं। आमतौर पर नर काले हिरण का औसत वजन 34 से 45 किलोग्राम का होता है, लेकिन मादा काले हिरण नर काले हिरण के अपेक्षा थोड़े कम वजन की होती हैं। मादा काले हिरण की औसत वजन 31 से 39 किलोग्राम होता है। ये एक साधारण आकार का हिरण है जो 60 से 85 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। मादा काले हिरण की गर्भावस्था आमतौर पर 160 दिनों की होती है। IUCN ने काले हिरण को लगभग विलुप्त प्राय जानवरों की श्रेणी में शामिल किया है। ब्लैक पग इनकी संख्या पटना जू में जो इनक्लोजर है इसमें लगभग ये 30 की संख्या से में है और ये काफ़ी प्रोलिफिक ब्रीडर होते हैं। काफ़ी तेज़ी से इनकी संख्या बढ़ती है। ये एंटीलोप हैं और दूसरे हिरणों से अलग होते हैं क्योंकि इनमें एंटलर के जगह हॉर्न पाया जाता है। जो ये हॉर्न होते हैं इसका शेडिंग नहीं होता है, ये परमानेंट होते हैं। और ब्लैक बक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान इत्यादि में पाए जाते हैं। मैदानी इलाके में ज़्यादा पाए जाते हैं ये, और ग्रासलैंड्स में रहना इनको ज़्यादा पसंद है जहाँ पानी की उपलब्धता हो। बिहार में ब्लैक बक जो है बक्सर, आरा इत्यादि रेसिडेंशियल इलाके में भी, ग्रामीण इलाके में जहाँ खेती ज़्यादा है वहाँ ये शुरू से रहते आए हैं और वहाँ के लोग इसका संरक्षण में योगदान भी करते हैं। पटना जू में खाने में भूसा और सीजनल ग्रासेस इत्यादि और ट्विक्स, लीफ ट्विक्स इत्यादि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जो मेल होते हैं उनका कलर एडल्ट मेल का ब्राउन होता है और नीचे के भाग में ये वाइट होते हैं, जबकि जो फीमेल होती हैं उनका अपर का हिस्सा येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, और नीचे जो है वो वाइट होता है। काफ़ी तेज़ी से इनकी जनसंख्या बढ़ती है। पटना जू में भी काफ़ी इनकी संख्या है और इन्हें एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हम दूसरे जू को भी देते हैं। नीलगाय एक बड़ा और शक्तिशाली जानवर है जो भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली मृग जातियों में सबसे बड़ी है। मादा नीलगाय का रंग मटमैला या भूरा होता है, जबकि नर का रंग नीलापन लिए होता है। नीलगाय दिवाचर यानी दिन में चलने फिरने वाला प्राणी है। ये घास और झाड़ियों के पत्ते के शौकीन होते हैं, पर ये किसान के फसलों पर भी धावा बोलते हैं। इसलिए जानवर खुले घास के मैदानों में भी निवास करते हैं। ये एक शाकाहारी प्राणी है। इसका मुख्य भोजन घास फूस ही है, लेकिन ये फल फूल भी खाते हैं। नर 4 सालों में और मादा 2 से 3 सालों में प्रजनन योग्य हो जाती है। 245 से 277 दिनों के गर्भावस्था के बाद मादा नीलगाय
बच्चे को जन्म देती है। बच्चों की संख्या 1 से 2 तक हो सकती है। बच्चा जन्म के कुछ ही समय बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। नर नीलगाय मादा से शरीर और वजन में ज्यादा होता है। नर का वजन करीब 200 से 240 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन 150 से 200 किलोग्राम तक होता है। नर नीलगाय 130 से 150 सेंटीमीटर लंबा होता है, जबकि मादा नीलगाय 100 से 130 सेंटीमीटर लंबी होती है। जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, इसे अंग्रेजी में बुलबुल भी कहा जाता है और हिंदी में नीलगाय कहा जाता है। आज के बदलते परिवेश में ये पूरे जंगल में तो मिलते ही हैं, जंगल के अलावे कृषि वाले जगह पे, खेती बाड़ी जहाँ होती है उस जगह पे भी पाए जाते हैं। ये नीलगाय जो हैं भारतीय अनुसूची में शेड्यूल के 3 के प्राणी हैं और ये काफ़ी फास्ट ब्रीडर हैं। जंगल में बाघ इनका बहुत चाव से शिकार करके खाते हैं और एक मुख्य प्रजाति है जंगल में जो बाघों की उपस्थिति को भी दर्शाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके रख रखाव के लिए ये एक शेड बनाया गया है, छाया है जहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। मुख्य रूप से इनके आहार में घास, पत्ते, फल, दाने इत्यादि होते हैं। यहाँ पे हम लोग इनको डियर मेस भी देते हैं, स्वच्छ पानी भी प्रदान किया जाता है और स्वास्थ्य की बराबर देखभाल होती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में नीलगाय और काले हिरण अपनी खूबसूरती के कारण दर्शकों को बेहद पसंद हैं। यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आता है और इन्हें देखता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।